बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर एस्पिरेंट्स, आज के सेशन में हम फर्स्ट ईयर का यूनिट नंबर 7 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, क्योंकि ये जो यूनिट है ये ऑसिलेशन से रिलेटेड है। ऑसिलेशन और वाइब्रेशन में एक माइनर सा डिफरेंस है कि वाइब्रेशन जो है ये उस मोशन के लिए हम कहते हैं जो क्वाइट फास्ट होती है, यानी इसमें बॉडी जो है वो तेजी के साथ ऑसिलेट कर होता है, तो उसको हम वाइब्रेशन का नाम देते हैं। और अगर वो स्लोली ऑसिलेट कर रहा हो तो फिर हम उसके लिए ऑसिलेशन का वर्ड यूज करते हैं। लेकिन मिक्स कर देते हैं दोनों ही। लेकिन अगर आपने इसका माइन्यूटली डिफरेंस देखना हो तो इसका यही डिफरेंस है कि अगर मोशन फास्ट है तो फिर वाइब्रेशन, और अगर स्लो है तो फिर ऑसिलेशन। बहरहाल दोनों टर्म यूज होती रहती हैं। हुक्स लॉ, हुक्स लॉ से भी आप फेमिलियर हैं। फिजिकल टू माइनस के एक्स। एफ आर जो है ये रिस्टोरिंग फोर्स है। के जो है ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, और एक्स जो है ये डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन है। डेफिनेशन लिखिए। हुक लॉ स्टेट दैट स्ट्रेन ऑफ द मटेरियल इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड स्ट्रेस। ये जो एक्स है ये स्ट्रेन है, और एफ आर जो है ये अप्लाइड स्ट्रेस है जो आपने फोर्स अप्लाई की थी, और उसके रिस्पॉन्स में जो डिस्प्लेसमेंट आई या स्ट्रेन आई विद इन द इलास्टिक लिमिट। यानी हुक लॉ की एक ये भी प्रॉपर्टी है कि ये इलास्टिक लिमिट के अंदर वैलिड है। इसके अलावा आप यूं भी कह सकते हैं कि हमें ये वो रिलेशनशिप बताता है कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी टू एक्सटेंड और कंप्रेस अ स्प्रिंग बाय सम डिस्टेंस। कि किसी डिस्टेंस तक आपने किसी भी स्प्रिंग को कंप्रेस करना है या स्ट्रेच करना है, तो कितनी फोर्स आपको रिक्वायर्ड होगी। क्योंकि बेसिकली ये एफ प्रोपोर्शन है एक्स के। ठीक है, यानी फोर्स कितनी रिक्वायर्ड होगी एक स्पेसिफिक स्ट्रेचिंग या कंप्रेशन के लिए किसी स्प्रिंग को। नेगेटिव साइन जो है ये हमें इंडिकेट करता है कि जहां जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, रिस्टोरिंग फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। ये रिस्टोरिंग फोर्स का फार्मूला है फॉर इक्वल टू माइनस के एक्स। रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। नेगेटिव साइन शोज that restoring force due to spring is in the opposite direction to force which caused the displacement। यानी जो आपने फोर्स अप्लाई की थी जिसकी वजह से स्प्रिंग आपका कंप्रेस हुआ है या स्ट्रेच हुआ है, रिस्टोरिंग फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। इसके अलावा के हमें बताता है स्टिफनेस के बारे में कि आपका जो स्प्रिंग है वो कितना स्टिफ है, कितना सख्त है। अगर के की लार्जर वैल्यू है तो फिर इसका मतलब है कि जो स्प्रिंग है वो हार्ड है, और अगर के की वैल्यू स्मॉल है तो इसका मतलब है स्प्रिंग आपको सॉफ्ट है। इसके अलावा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अगर आपके पास डिफरेंट स्प्रिंग्स हैं और उनको आप सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप रेजिस्टेंसेस को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं, कैपेसिटर्स को जोड़ते हैं, इंडक्टर्स को जोड़ते हैं। तो ये टॉपिक आपकी टेक्स्ट बुक में तो नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दी है क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत औकात। तो जब आप डिफरेंट स्प्रिंग्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं, सीरीज का मतलब है एंड टू एंड, यानी एक स्प्रिंग के साथ दूसरा स्प्रिंग आप अटैच कर दें, जहाँ पे एक एंड होता है उसके साथ आप दूसरा अटैच कर दें, और दूसरे के साथ आप तीसरा अटैच कर दें। और जब आप उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, इसकी प्रॉपर्टी ये है, जिस तरह आप सीरीज को सॉरी रेजिस्टेंसेस को जब आप सीरीज में जोड़ते हैं तो वहां पे आप बताते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी ये है कि करंट जो है वो तमाम रेजिस्टेंसेस में सेम होगा। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे आप उस चीज को सोच सकते हैं कि अगर आपके पास डिफरेंट स्प्रिंग्स हैं और आप उनको सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, तो फिर हर स्प्रिंग जो है वो सेम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और जो टोटल एक्सटेंशन होगी स्प्रिंग की, वो आप लिख सकते हैं इंडिविजुअल एक्सटेंशन के सम के इक्वल। ये एक्स जो है ये नेट एक्सटेंशन है, यानी जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो हर स्प्रिंग में कुछ ना कुछ स्ट्रेच आएगा, और उसकी वजह से जो नेट डिस्प्लेसमेंट आएगा या नेट स्ट्रेच होगा स्प्रिंग के अंदर वो एक्स है, और इसको आप लिख सकते हैं इंडिविजुअल सम ऑफ x1 x2 एंड x3 एंड सो ऑन।
अब आप एक्स को लिख सकते हैं वही एफ इज इक्वल टू के एक्स के फार्मूला से, यहाँ एफ इज इक्वल टू के एक्स के फार्मूला से आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं एफ ओवर के। तो वो मैंने पुट कर दी यहाँ पे सब की जगह, और एफ चूंकि सेम है, ये ऊपर हमने देखा है कि सीरीज में जब स्प्रिंग आप अटैच करते हैं तो सेम फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, लिहाजा एफ की जगह मैंने एफ वन टू वगैरह नहीं लगाया। तो एफ जो है आप कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे, और आपके पास जो फार्मूला आ जाएगा इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट का, वो आ जाएगा 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3। थोड़ा सा यहाँ पे आपने होशियार रहना है कि रेजिस्टेंस के केस में जो सीरीज में रेजिस्टेंस आती है ई इक्विवेलेंस, वो आती थी आपके पास R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन, लेकिन यहाँ पे इनवर्सली रिलेटेड है, यानी 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3। अब नेक्स्ट है कि अगर आपके पास डिफरेंट स्प्रिंग्स हैं और उनको आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन में अटैच किया हुआ है, तो फिर इसकी प्रॉपर्टी ये है कि तमाम जो स्प्रिंग हैं वो सेम एक्सटेंशन फील करेंगे। मतलब कि आपके पास ये स्प्रिंग कुछ लगे हुए हैं, ये स्प्रिंग एक है, ये दूसरा स्प्रिंग है, और ये कोई तीसरा स्प्रिंग है, और आप सबको स्ट्रेच करते हैं किसी फोर्स के साथ, तो ये कहता है कि तमाम के अंदर जो एक्सटेंशन आएगी वो सेम आएगी, और जो नेट फोर्स है वो इक्वल होगी इंडिविजुअल फोर्स के, यानी हर स्प्रिंग पे जो इंडिविजुअल फोर्स लग रही है उन सब का जब आप सम करेंगे तो आपके पास नेट फोर्स आ जाएगी जो कि उस कॉम्बिनेशन पे लग रही है। अब दोबारा एफ को रिप्लेस किया एफ इज इक्वल टू के एक्स वाले फार्मूले से, और चूंकि डिस्प्लेसमेंट सबका सेम है तो लिहाजा डिस्प्लेसमेंट एक्स जो है ये दोनों तरफ से आप कॉमन लेके काट देंगे, और आपके पास जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट आएगा वो k1 प्लस k2 प्लस k3 आएगा। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है कि अगर आप स्प्रिंग को काट देते हैं एन इक्वल पार्ट्स में, एन इक्वल पार्ट में अगर आप किसी स्प्रिंग को काट देते हैं, तो फिर हर जो पार्ट होगा ईच पार्ट उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो एन के होगा। और ये अप्रूव भी कर सकते हैं, आगे एक प्रूफ दिया हुआ है कि अगर आपके पास मुख्तलिफ पीसेज हैं एन के, और आप चाहते हैं कि उनको कंबाइन करें और एक स्प्रिंग बना दें, तो उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट आएगा वो बिल्कुल वही आएगा जो अभी हमने देखा है कि एक स्प्रिंग को काट देने के बाद, यानी एक स्प्रिंग था जिसका अपना स्प्रिंग कांस्टेंट के था, हमने उसको काटा एन के पार्ट में, सॉरी, हमने उसको काटा एन पार्ट्स में। स्प्रिंग एक था जिसका अपना स्प्रिंग कांस्टेंट के था, और हमने उसको काटा एन इक्वल पार्ट्स में, तो फिर हर जो पार्ट था उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना आ गया एन के। तो लिहाजा आप कह सकते हैं कि अगर आपके पास एन स्प्रिंग्स हैं, एन स्प्रिंग्स हैं जिसमें हर एक का स्प्रिंग कांस्टेंट एन के है, और आप उनको जोड़ते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं, तो सीरीज में जोड़ने के बाद जो इक्विवेलेंस स्प्रिंग कांस्टेंट आएगा वो क्या आ जाएगा, वो के आ जाएगा, यानी वही ओरिजिनल स्प्रिंग का कांस्टेंट आ जाएगा आपके पास। ये नीचे प्रूफ दिया हुआ है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने उसी सीरीज वाले फार्मूले को यूज किया है, और आखिर पे जो स्प्रिंग कांस्टेंट निकला है वो वही स्प्रिंग कांस्टेंट आया है जो कि एक्चुअल स्प्रिंग का अपना स्प्रिंग कांस्टेंट था के। इसके बाद नेक्स्ट है कि अगर आपके पास एन स्प्रिंग्स हैं और हर एक का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो एन के है, और उनको आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं, तो फिर जो इक्विवेलेंट आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट आएगा वो एन स्क्वायर के आएगा। इसके अलावा स्प्रिंग कांस्टेंट जो है ये डिपेंड करता है इनवर्सली रिलेटेड टू लेंथ ऑफ स्प्रिंग, यानी जितनी भी स्प्रिंग की लेंथ ज्यादा होगी उतना स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू के जो है वो लेस होगी, और जितनी लेंथ कम होगी उतना स्प्रिंग कांस्टेंट के जो है वो ज्यादा होगी, यानी आपस में इनवर्सली रिलेटेड है। सिंपल हार्मोनिक मोशन है, टू एंड फ्रो मोशन जो होती है किसी भी पॉइंट के गिर्द, उसे आप कहते हैं ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। लेकिन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, हर टू एंड फ्रो मोशन को आप सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कह सकते। इसकी प्रॉपर्टी ये है कि एक तो जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि एक्सेलरेशन जो बॉडी का होना चाहिए वो डायरेक्टली रिलेटेड होना चाहिए नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी ए जो है एक्सेलरेशन वो डायरेक्टली रिलेटेड होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट के, और नेगेटिव, नेगेटिव हमें ये बताता है कि जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो टूवर्ड्स मीन पोजीशन होनी चाहिए।
रेडियस का कोई कंसर्न नहीं है, स्प्रिंग के रेडियस का कोई कंसर्न नहीं है। तो कंडीशन क्या है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए? सबसे पहली जो कंडीशन है वो तो ये है कि देयर मस्ट बी रिस्टोरिंग फोर्स। सिस्टम के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स ही जो है वो एक मेन रोल प्ले करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन को कंटिन्यू रखने में। इसके अलावा सिस्टम का इनर्शिया होना चाहिए, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स इनर्शिया दो प्रॉपर्टी हैं जिनकी वजह से जो ऑसिलेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन वो कंटिन्यू रहती है। इसके अलावा ये अभी ऊपर देख चुके हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट की, और हमेशा उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए टुवर्ड्स मीन पोजीशन, और उसको मैथमेटिकली आप यूं लिख सकते हैं ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। अगर हम सिंपल पेंडुलम की बात करें तो रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ से आती है? ग्रेविटी प्रोवाइड करती है। और अगर हम मैस स्प्रिंग सिस्टम की बात करें तो रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करता है इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल, यानी स्प्रिंग जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो जिस मटेरियल का बनाया गया है उस मटेरियल की जो इलास्टिसिटी है वो ही मेजरमेंट है रिस्टोरिंग फोर्स की। इसके अलावा यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है कि अगर कोई पॉइंट है जो किसी सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, जैसे ये पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट पी का जो आप प्रोजेक्शन देखते हैं वो प्रोजेक्शन इस तरह मूव कर रहा होता है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा होता है अबाउट सेंटर ऑफ द सर्कल। तो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट पी ऑन अ सर्कल, उसकी जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। लेकिन उस पॉइंट पी की जो इट्स सेल्फ मोशन है, यानी ये वाली जो मोशन वो खुद कर रहा है, ये मोशन सिंपल हार्मोनिक में नहीं है, बल्कि ये सर्कुलर मोशन है। पीरियोडिक हो सकती है, सर्कुलर हो सकती है, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं हो सकती। सिंपल हार्मोनिक मोशन उसके प्रोजेक्शन की है, ये उसका जो प्रोजेक्शन है along diameter ऑफ द सर्कल, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अगर कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसका अगर आप डिस्प्लेसमेंट देखना चाहते हैं, डिस्प्लेसमेंट में दो इंपॉर्टेंट चीजें जो आपने याद रखनी है कि अगर डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछा गया है फ्रॉम मीन पोजीशन, कि मीन पोजीशन से वो कितना दूर है, ये अगर मीन पोजीशन है, तो अगर मीन पोजीशन से आप मेजर करके जा रहे हैं इस तरफ, या मीन पोजीशन से आप इधर जा रहे हैं और आप डिस्प्लेसमेंट देखना चाह रहे हैं, तो फिर आपके पास जो फार्मूला होता है जो आप यूज करते हैं डिस्प्लेसमेंट मेजर करने के लिए, वो होता है एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। एक्स नॉट जो है ये एम्पलीट्यूड है, यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, और थीटा जो है ये फेज है, और थीटा को आप ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। ओमेगा जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टी टाइम है। लेकिन अगर आप डिस्प्लेसमेंट देखना चाहते हैं फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, यानी ये अगर आपकी मीन पोजीशन है और आप डिस्प्लेसमेंट देखना चाह रहे हैं फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, यहाँ से आप देखना चाह रहे हैं, तो फिर आपने जो फार्मूला यूज करना है वो एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस थीटा या कॉस ओमेगा टी। वेलोसिटी जो बॉडी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर होता है उसकी वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट वो होती है वी इक्वल टू ओमेगा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स नॉट जो है ये एम्पलीट्यूड है, यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, और एक्स जो है ये डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट है। अच्छा, इसके रीजन आप एक कैंडिडेट ने पूछे कि ऐसा क्यों है कि मीन पोजीशन से जो है वो साइन थीटा है और एक्सट्रीम पोजीशन से जो है वो कॉस है। तो इसकी रीजन ये है कि सपोज हम ये एग्जांपल लेते हैं, ये मीन पोजीशन हम ट्रीट कर रहे हैं ये, तो यहाँ पे जो थीटा है वो जीरो है, इस पॉइंट पे आपका जो थीटा है वो जीरो है, और ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, तो यहाँ पे जो थीटा है वो है 90 है। तो आप फार्मूला वही यूज कर लें, आप कहते हैं कि हमने वही यूज करना, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा। अगर तो आपने पॉइंट ए से स्टार्ट करना है तो यहाँ पे अब आपका जो इनिशियल एंगल है वो थीटा जीरो है, और जब आप पॉइंट यहाँ पे पहुंच जाएंगे बी पे, तो अब आपका कुछ एंगल जो है वो सपोज हम कह लें फाई है, तो एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन जीरो प्लस फाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास आएगा एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन फाई आ जाएगा।
लेकिन अगर आपका ये पार्टिकल जो है ये पॉइंट बी से यहाँ पॉइंट सी पे पहुंच जाता है, तो फिर आपका जो एक्स आएगा वो एक्स नॉट साइन 90 + 5 हो जाएगा। सॉरी, 0 + 5 हो जाएगा, सॉरी +90 हो जाएगा। और एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन 90 आ जाएगा। ये सारा मैंने डिस्प्लेसमेंट लिया है फ्रॉम पॉइंट ए, यानी जब इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा जो था वो 0 था। लेकिन अब आप कहते हैं कि मेरा पार्टिकल इनिशियली पॉइंट सी पे था, यानी उसने पहले ही 90 डिग्री कवर किया हुआ है ये, और इससे अब आगे जा रहा है, यहाँ इधर आ रहा है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, अब ये जो इनिशियल एंगल 0 हम ले रहे थे, ये अब 0 नहीं होगा, बल्कि ये होगा एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन 90 + 5 होगा। अब ये जो साइन 90 है, ये फर्स्ट ईयर की बुक में आपने रिलेशनशिप देखे होंगे कि जब साइन के सामने 90 आ जाता है, यानी पाई/2 आ जाता है, तो फिर साइन कन्वर्ट हो जाता है कॉस में, तो कॉस फाई आ जाएगा। तो ये इस तरीके से कॉस इन्वॉल्व हुआ है। मीन पोजीशन से स्टार्ट करेंगे आप, तो आप एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी लेंगे। और जब आप एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करेंगे, तो फिर आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी आएगा, या कॉस थीटा आएगा। एक्सलेशन अब अगर आपने देखना है एट एनी इंस्टेंट, तो वो ए इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा। ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने टेंजेंशियल एक्सलेशन देखा था, ए टी इज इक्वल टू आर एल्फा। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही है। जहाँ पे ये एक्सेलरेशन का रिलेशनशिप मैंने नहीं बताया, यहाँ पे होना चाहिए था वेलोसिटी। ये वेलोसिटी होनी चाहिए थी, v इज इक्वल टू आर ओमेगा एक्स नॉट ओमेगा। एनीवेज ये मैं चेक करूंगा, मुझे 100% श्योर है कि ये गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड आपको पता है मीन पोजीशन से लेके एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो डिस्टेंस होता है उसको आप एम्पलीट्यूड कहते हैं, ये मैक्सिमम डिस्टेंस होता है। वाइब्रेशन जो एक कंप्लीट साइकिल होता है ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी पॉइंट ए से अगर आपने स्टार्ट किया है, यहाँ से स्टार्ट किया और आप पॉइंट बी पे गए और दोबारा पॉइंट ए तक आने के लिए आप कहते हैं कि एक मुकम्मल जो चक्कर है, जो मुकम्मल साइकिल है, इसे आप एक वाइब्रेशन का नाम देते हैं। इसके बाद टाइम पीरियड, एक कंप्लीट जो साइकिल होता है या कंप्लीट वाइब्रेशन के जो टाइम रिक्वायर्ड होता है वो टाइम पीरियड होता है, और इसका यूनिट सेकंड होता है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड, 1 सेकंड के अंदर जितनी वाइब्रेशन कंप्लीट होती है उसको आप फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसका यूनिट हर्ट्ज है, एफ इज इक्वल टू 1/t। ये इनका आपस में रिलेशनशिप है। इसके अलावा सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये चीजें बार बार आ रही हैं, जो एक्सलेशन होता है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और नेगेटिव साइन बता रहा है कि जो डायरेक्शन ऑफ एक्सलेशन है वो टुवर्ड्स मीन पोजीशन है। ये अब जो रिलेशनशिप अब एग्जैक्ट लिखा हुआ है, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स एट एनी इंस्टेंट। ये जो एक्स होता है ये बताता है एट एनी इंस्टेंट, और जो एक्स नॉट होता है वो बताता है एट एक्सट्रीम पोजीशन। तो यहाँ से अब ये क्लियर है कि ये हमने यहाँ पे वेलोसिटी बतानी थी, और यहाँ पे लिखना था v इज इक्वल टू आर ओमेगा। चलिए बाद में मैं करेक्ट करके सेंड कर दूँ। अच्छा, अगर आपके पास कोई मैथ स्प्रिंग सिस्टम है, तो उसके लिए जो ये आपका आएगा ओमेगा, ओमेगा ओमेगा जो है फॉर मैथ स्प्रिंग सिस्टम के लिए वो आपके पास आएगा ओमेगा इज इक्वल टू √k/m, और सिंपल पेंडुलम के लिए ओमेगा आपके पास आएगा √g/l। और इस ओमेगा की जो डायमेंशन आपके पास बनती हैं वो 1/t बनती हैं, और ये आप आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि ओमेगा का फार्मूला होता है 2πf। इसका मतलब है ओमेगा की वही डायमेंशन होगी जो फ्रीक्वेंसी की होगी। ये 2π तो एक कांस्टेंट नंबर, इसको तो आप एक्सक्लूड कर दें डायमेंशन निकालने के लिए, तो ओमेगा की डायमेंशन सेम होगी जो कि फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन, और फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन होती है टाइम इनवर्स
टाइम इनवर्स। सिंपल पेंडुलम की फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या हो सकती है? ये आपके पास एक स्ट्रिंग होती है, आपके पास जो मैसलेस होती है, इन एक्सटेंसिबल होती है, उसके साथ एक बॉब अटैच होती है, और उसको आप ऑसिलेट करवाते हैं। हाँ, उससे आप काम ले सकते हैं, आप ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं सिंपल पेंडुलम को यूज करके। सिंपल पेंडुलम के बारे में जो नेक्स्ट पॉइंट लिखे हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि सिंपल पेंडुलम जो है वो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पे डिपेंड करता है और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। यानी कि अगर आप सिंपल पेंडुलम को उठा के मून पे ले जाएंगे तो वहां पे चूंकि जी की वैल्यू कम होती है, लिहाजा वहां पे जो टाइम पीरियड है वो इसका बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन्वर्सली रिलेटेड है, जी कम होगा तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब ये है कि उसकी oscillation स्लो हो जाएगी, यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में उसे और दोबारा वापस आने में टाइम ज्यादा लगेगा। तो टाइम ज्यादा कब लगता है? जब आपकी मोशन स्लो हो जाती है। और अगर आप जुपिटर पे जाते हैं तो वहां पे जी की वैल्यू ज्यादा होती है। तो जी की वैल्यू वहां पे ज्यादा होने का मतलब है कि टाइम पीरियड कम हो जाएगा, टाइम पीरियड कम होने का मतलब है मोशन फास्ट हो जाएगी। तो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो लेंथ पे डिपेंड करता है और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। ये बिल्कुल मैस पे या एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता। एम्पलीट्यूड पे डिपेंड इसलिए नहीं करता कि अगर आप एम्पलीट्यूड बढ़ाते भी हैं तो हमें ये जो फार्मूला है ये बता रहा है कि एक्सेलरेशन भी बढ़ जाएगा। अगर आप डिस्प्लेसमेंट बढ़ाते हैं, एम्पलीट्यूड बढ़ाते हैं, तो एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा। और एक्सेलरेशन जब बढ़ेगा तो इसका मतलब ये है कि वो उसको तेजी से वापस ले आएगा अपनी मीन पोजीशन की तरफ। तो बात वहीं पे रह जाएगी, टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप डिस्प्लेसमेंट बढ़ाएंगे तो। इसके अलावा सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, ये जो अब नेक्स्ट जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, इसलिए मैंने ऊपर स्पेसिफिक मेंशन कर दिया है कि ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन जो ग्राफ बनाते हैं आप डिस्प्लेसमेंट का और वेलोसिटी का, वो क्या बनता है? वो एक एलिप्स बनता है। और एलिप्स का एक फार्मूला मैंने मेंशन कर दिया, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इस तरह का जो फार्मूला होता है वो आपका एलिप्स को जाहिर करता है। यहाँ पे एक्स एक वेरिएबल है जो अलॉन्ग एक्स एक्सिस आपने वैल्यू ली होती है, और वाई भी एक वेरिएबल है जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग आपने ली होता है। और ए जो है ये सेमी मेजर एक्सिस होता है, ये सेमी मेजर एक्सिस है, और बी जो है ये सेमी माइनर एक्सिस है। और जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह का आपका ग्राफ बनता है। तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का जो ग्राफ बनेगा वो आपका एलिप्स बनेगा। आप प्रूव भी कर सकते हैं, बल्कि मैंने प्रूव आपके लिए छोड़ दिया, असाइनमेंट के तौर पे फार्मूला मेंशन कर दिया है। ये फार्मूला आप यूज कर सकते हैं और आप प्रूव कर सकते हैं कि एक्स स्क्र ओवर ए तो नहीं आएगा, जाहिर है, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है। ऊपर आपका चूंकि हमने वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ लेना है, लिहाजा आपका आएगा ऊपर आएगा वी, नीचे समथिंग का स्क्वायर, प्लस ऊपर आएगा डिस्प्लेसमेंट एक्स, और नीचे समथिंग का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये चीज आपने प्रूव करनी है। यानी ऊपर वी स्क्वायर, नीचे समथिंग का स्क्वायर, ऊपर एक्स स्क्वायर, नीचे समथिंग का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और ये जो चीजें हैं ये कांस्टेंट होंगी, क्योंकि ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कांस्टेंट है। तो लिहाजा डिनोमिनेटर में जो भी टर्म्स आपके पास इन्वॉल्व होंगी वो कांस्टेंट टर्म्स होंगी। तो ये आपने हिंट मैंने दे दी है। आप दोनों तरफ स्क्वायर लें तो वी स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। और बाकी इसको आप इसकी सेटिंग कर लें तो ये चीज बन जाएगी आपके पास। नेक्स्ट जो चीज है वो है ग्राफ बिटवीन एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। तो वो क्या बनती है? वो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बनती है। एक स्ट्रेट लाइन बनती है, लेकिन यहाँ पे इसको आप कंपेयर कर सकते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। और यहाँ पे ये आपका y है, और ये आपका माइनस ओमेगा स्क्वायर आपका m है। और x की जगह तो x ही आया हुआ है, प्लस c की जगह आपके पास 0 है। तो ये जो c होता है ये हमें बताता है कि y एक्सिस को ग्राफ कहाँ पे कट कर रहा है। अगर पॉजिटिव एक्सिस पे ग्राफ आपका कट हो रहा है तो इसका मतलब है ग्राफ इस तरह होगा, और ये पॉइंट आपका सी होता है। और अगर और ये स्लोप पॉजिटिव है, यानी एम आपकी पॉजिटिव है। और इसी तरह अगर आपका जो y इंटरसेप्ट है वो नेगेटिव है तो फिर आपका जो c होता है वो नेगेटिव y एक्सिस को कट करता है, यहाँ पे ये आप पॉइंट थे।
इसमें भी आपकी स्लोप जो है वो पॉजिटिव है, एम पॉजिटिव है। लेकिन अगर आपका जो ग्राफ है वो ओरिजिन से गुजर रहा है तो फिर आपका सी जीरो हो जाता है और आपका ग्राफ यूं गुजरता है। अभी भी इसकी जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, लेकिन अब वाई इंटरसेप्ट जीरो हो गया है, सी जीरो है। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पे आपकी जो स्लोप है वो नेगेटिव है। ये ये हमारी स्लोप है, तो ये नेगेटिव आया हुआ है, तो अब आपका जो ग्राफ होगा वो यूं होगा। ये ये नेगेटिव स्लोप के लिए है और ये वाई इंटरसेप्ट सी की वैल्यू है। ये स्लोप आपकी नेगेटिव। आप इसी तरह अगर वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव है तो फिर यहाँ पे कट करेगा, सी की वैल्यू नेगेटिव होगी और एम आपका नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है। लेकिन अगर आपका ग्राफ जो है वो ओरिजिन से गुजरा है यानी वाई इंटरसेप्ट जीरो है तो फिर ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। तो इस तरह के ग्राफ जो होते हैं ये हमें बताते हैं कि पॉजिटिव स्लोप है, और इस तरह के ग्राफ जो है ये हमें बताते हैं नेगेटिव स्लोप है। और ये जो सी का फैक्टर है यहाँ पे, ये सी बताता है कि ग्राफ आपका वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है। अगर प्लस सी है तो इसका मतलब है पॉजिटिव वाई एक्सिस पे कटिंग हो रही है, अगर नेगेटिव सी है तो फिर इसका मतलब है नेगेटिव वाई एक्सिस पे कट हो रहा है, और अगर सी जीरो है तो इसका मतलब है ओरिजिन से पास कर रहा है। तो इस केस में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के लिए, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ है वो स्लोप इंटरसेप्ट ग्राफ होता है, और वो इस तरह बनेगा ये। और कहाँ से गुजरेगा, ओरिजिन से गुजरेगा, ओरिजिन से गुजरेगा। नेक्स्ट है ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो ये भी एक एलिप्स बनती है, और इसको आप प्रूव कर सकते हैं उसी फार्मूला से जो ऊपर आपने लिखा था वेलोसिटी वाला। लेकिन इसमें आपने एक रिप्लेसमेंट करनी है, इस एक्स की जगह आपने फार्मूला जो ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है उसमें से एक्स की वैल्यू निकाल के ए ओवर माइनस ओमेगा स्क्वायर आपने पुट कर देना है। ये असाइनमेंट हैं, दो असाइनमेंट दिए आपको, ये आपने करनी है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड डिस्प्लेसमेंट इज पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड। ये देखें जी, ये हमें पता है मीन पोजीशन है, और मीन पोजीशन पे हमें काइनेटिक एनर्जी का पता है कि काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है। तो लिहाजा ये हम एक एक्सट्रीम पोजीशन ले लेते हैं एक्स नॉट इधर भी, और एक इधर भी एक्स नॉट ले लेते हैं, और ये हमारी एक्स जो है वो जीरो है यानी मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी चूंकि मैक्सिमम होती है, वाई एक्सिस पे मैं काइनेटिक एनर्जी लेने लगा हूँ, तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई। अब हमें पता है जैसे जैसे हम मीन पोजीशन से दूर होते जाते हैं काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कम होना शुरू होती है। कम होते होते बिल्कुल जब आप एम्पलीट्यूड पे पहुंच जाते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन पे जब पहुंच जाते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल जीरो हो जाती है, क्योंकि वहां पे जाके आपका सिस्टम रुक जाता है मोमेंटेरली। और इस तरह इस साइड पे भी, तो ये आपका एक पैराबोला बना है जिसका जो फेस ओपन हो रहा है वो डाउनवर्ड हो रहा है। लेकिन अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो वो उल्ट होता है, क्योंकि वो मीन पोजीशन पे उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है और एक्सट्रीम पे मिनिमम होती है। लिहाजा उसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ये वो ऊपर की तरफ उसका मुंह जो है वो ओपन हो रहा है। ग्राफ बिटवीन टोटल एनर्जी एंड डिस्प्लेसमेंट इज हॉरिजॉन्टल लाइन। टोटल एनर्जी चूंकि हर पॉइंट पे कांस्टेंट रहती है, यानी चाहे आप मीन पोजीशन पे हैं चाहे आप एक्सट्रीम पोजीशन पे हैं, जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो वो आपके पास एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आएगी, ये वो टोटल एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है, लेकिन जो टोटल एनर्जी है यानी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी वो सेम रहता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये चीजें आपको पता है, बेसिक है कि मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, लिहाजा काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाती है। एक्सेलरेशन भी जो है वो मीन पोजीशन पे जीरो हो जाता है और एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम हो जाता है। तो ये सारी बातें बेसिक हैं, मेंशन कर दी हैं। एक असाइनमेंट आपके लिए और दे रहा हूँ कि आपने प्रूव करना है कि किस डिस्प्लेसमेंट पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में इक्वल हो जाते हैं। आंसर मैंने लिख दिया प्लस माइनस एक्स नॉट ओवर अंडर रूट 2। ये आपने प्रूव करना है कि वाकई इस डिस्प्लेसमेंट पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। इसी चीज से आपने स्टार्ट लेना है और प्रूव कर देना है। ये आपस में इक्वल करेंगे, पहले वैल्यूज लगाएंगे और ये आपने प्रूव कर देना है।
सेकंड पेंडुलम वो होता है जिसका टाइम पीरियड एग्जैक्टली 2 सेकंड होता है और उसकी लेंथ जो आती है वो 1 मीटर आती है। ये आप निकाल सकते हैं टाइम पीरियड का फार्मूला लगा के, टी इज इक्वल टू 2 पाई √L/G। टी अगर आप 2 सेकंड पुट करेंगे, जी की वैल्यू 9.8 पुट करेंगे, तो एल जो है ये अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर आएगा। वैसे तो ये 0.9 सेकंड आता है, सॉरी 0.9 मीटर आता है, 0.9 मीटर, लेकिन अप्रोक्सीमेटली आप इसको 1 मीटर कह सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि एक ऐसा पेंडुलम है जिसकी इनफाइनाइट लेंथ है तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो उसका टाइम पीरियड 84 मिनट होता है। याद रखें, इनफाइनाइट लेंथ का मतलब यह है कि आपने रेडियस ले लेना है अर्थ का, यानी लेंथ की जगह आपने पुट कर देना है रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ को आप कह सकते हैं कि इनफाइनाइट लेंथ है। पोल के ऊपर जो टाइम पीरियड होता है वो लेस होता है क्योंकि जी की वैल्यू वहां पे ज्यादा होती है, लिहाजा वहां पे मोशन जो है वो फास्ट हो जाती है टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड कम हो जाता है। इसी तरह इक्वेटर की बात करें तो वहां पे चूंकि जी की वैल्यू कम होती है, लिहाजा वहां पे टाइम पीरियड की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। टाइम पीरियड ज्यादा होने का मतलब मोशन स्लो हो गई है और वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड है। सेंटर ऑफ अर्थ पे चूंकि जी की वैल्यू जीरो हो जाती है, लिहाजा टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो जाएगा, और टाइम इनफाइनाइट होने का मतलब है कि पेंडुलम अपनी आइसोलेशन बरकरार नहीं रख पाएगा। इसके अलावा पेंडुलम को अगर आप लिफ्ट में ले जाएं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह रियल एंड अपेरेंट वेट था, तो उसी तरह अगर आपका पेंडुलम लिफ्ट के अंदर मौजूद है और वो लिफ्ट एक्सेलरेशन एक साथ अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करिए, तो फिर आपका जो टाइम पीरियड का फार्मूला होगा वो ये हो जाएगा L/G+A। और जहां से आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में एक टर्म ऐड हो गई है, यानी डिनोमिनेटर ज्यादा हो गया है। डिनोमिनेटर इंक्रीज होने से टाइम पीरियड कम हो जाएगा। टाइम पीरियड कम होने का मतलब है मोशन फास्ट हो गई है। सिमिलरली अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट एक्सेलरेट करिए एक्सेलरेशन ए के साथ, तो फिर फार्मूले में जी माइनस आ जाएगा। और अगर आपका जो पेंडुलम है वो किसी कार के अंदर है और वो कार एक्सेलरेशन ए के साथ मूव कर रही है, तो फिर टाइम पीरियड का फार्मूला ये हो जाएगा L/√G² + A²। दो इसके अंदर स्क्वायर रूट है। नेक्स्ट जो चीज है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है। एट एनी इंस्टेंट के लिए काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 1/2 k x0 का स्क्वायर - x स्क्वायर, और मीन पोजीशन के लिए आप x की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे। मीन पोजीशन पे चूंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है, लिहाजा x की वैल्यू आप जीरो लगा देंगे, तो आपका फार्मूला है वो k x0 स्क्वायर में रिप्लेस हो जाएगा। और एक्सट्रीम पोजीशन पे आपका जो x होता है वो x0 हो जाता है, तो लिहाजा x0 - x0 जीरो, लिहाजा काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो गई। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी भी आप एट एनी इंस्टेंट जो है वो लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 1/2 k x स्क्वायर। ये मैं फिर बताता चलूँ, x जो होता है ये एट एनी इंस्टेंट के लिए होता है, और x0 जो होता है ये हमें बताता है कि आप एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचे हुए हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे जो है वो जीरो हो जाती है क्योंकि वहां पे x जीरो हो जाता है, और एक्सट्रीम पे x0 हो जाएगा, तो लिहाजा 1/2 k x0 का स्क्वायर। अगर आप फ्रिक्शनल फोर्सेस को इग्नोर करें तो फिर टोटल एनर्जी ऑफ द मैस स्प्रिंग सिस्टम एट एनी इंस्टेंट रिमेन कंजर्व्ड। और वो कितनी आती है टोटल एनर्जी, वो 1/2 k x0 का स्क्वायर आएगी। यहाँ पे एक थॉट एक्सपेरिमेंट है कि अगर आप जमीन के अंदर डायामीटर के अलोंग एक होल क्रिएट करते हैं और उस होल में आप कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ड्रॉप करते हैं, तो वो क्या करेगा, वो दूसरी साइड से निकलेगा नहीं, बल्कि उसी डायामीटर के अलोंग वो टू एंड फ्रो मोशन स्टार्ट कर देगा। ये यानी अर्थ के डायामीटर के अलोंग जब आप होल डग करेंगे तो उसमें कोई ऑब्जेक्ट फेंकेंगे तो वो टू एंड फ्रो मोशन स्टार्ट कर देगा ड्यू टू इनर्शिया एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। रेजोनेंस क्या चीज है, जब भी कोई सिस्टम आपका पीरियोडिक ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा होता है और उसकी जो पीरियोडिसिटी है वो जब इक्वल हो जाती है सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के, तो हम कहते हैं कि रेजोनेंस क्रिएट होगी। इसके एग्जांपल है ट्यूनिंग का रेडियो। जब आप रेडियो को ट्यून करते हैं, उसको नॉब घुमा रहे होते हैं, तो एक्चुअली आप क्या कर रहे होते हैं, आप उस रेडियो के अंदर जो सर्किट लगा है और उस सर्किट में जो कैपेसिटेंस है, आप उसकी कैपेसिटेंस चेंज कर रहे होते हैं। और उसकी कैपेसिटेंस चेंज करके आप उसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर रहे होते हैं जो सिग्नल आपके पास आ रहा हो। तो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी और उस सर्किट की जो फ्रीक्वेंसी है वो जब आपस में मैच कर जाती है तो आपको क्लियर आवाज सुनाई देती है, और आप कहते हैं कि अब जो स्टेशन है वो स्टेबल हो गया है और आपको बगैर नॉइज के
आप एफएम या रेडियो सुनना शुरू कर देते हैं। माइक्रोवेव ओवन में जो आप खाना कुक करते हैं वो भी ऐसा ही है कि जो आपने चीज अंदर रखी होती है उसके जो मालिक्यूल्स की वाइब्रेशन होती है वो, और जो माइक्रोवेव्स होती हैं जो कि माइक्रोवेव ओवन के अंदर जनरेट होती हैं, उन दोनों की फ्रीक्वेंसी आपस में मैच होती है, जिस वजह से मैक्सिमम जो हीट है वो एब्जॉर्ब करता है आपने जो खाना रखा होता है, और वो कुक हो जाता है जल्दी। सोल्जर का जो मार्च होता है ब्रिज के ऊपर, वो भी यही है कि जो कदम सारे सोल्जर इकट्ठे रखते हैं तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सिस्टम की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है, और ब्रिज के टूटने का खतरा होता है। डैम्प्ड ऑसिलेशन, रेजिस्टिव फोर्सेस की मौजूदगी में जो ऑसिलेशन होती है उसे डैम्प्ड ऑसिलेशन कहा जाता है। ये आप पानी के अंदर एक पेंडुलम को मूव करवाएं, ऑसिलेट करवाएं, तो ज़ाहिर है पानी जो है वो रेजिस्टिव फोर्सेस प्रोवाइड करेगा। तेज हवा चल रही है उसमें आपका पेंडुलम मूव कर रहा है, तो तेज हवा जो है वो भी रेजिस्टिव फोर्स ही है। तो इस तरीके से आपके पास कई किस्म की रेजिस्टिव फोर्सेस हो सकती हैं। तो रेजिस्टिव फोर्सेस में एम्पलीट्यूड जो होता है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता है, एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस ग्रेजुअली, और एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिसिपेटेड, डैम्प्ड ऑसिलेशन में एनर्जी डिसिपेट होती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि हैवीली डैम्प्ड सिस्टम की जो रेजोनेंस होती है वो फ्लैट होती है, और उसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो कम होता है। रेजोनेंस फ्लैट और एम्पलीट्यूड कम। इसका ग्राफ भी बुक में बना हुआ है, कुछ ऐसे ग्राफ है ये, इस तरीके से। एम्पलीट्यूड कम है, रेजोनेंस फ्लैट है, और हैवीली डैम्प्ड है। डैम्पिंग की टाइप्स हैं अंडर डैम्पिंग, इसे लाइट डैम्पिंग भी कहा जाता है। इसमें ये होता है कि बॉडी जो है वो ऑसिलेट करता रहता है एंड इट्स एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस ग्रेजुअली, यानी कुछ इस तरह का ये ग्राफ इसका बनता है। ये एम्पलीट्यूड है, ग्रेजुअली इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है और बिलाखिर जीरो हो जाता है। क्रिटिकल डैम्पिंग में क्या होता है कि बॉडी जो है वो ऑसिलेट करते ही नहीं है, आप उसको डिस्प्लेस करते हैं तो वो फौरी वापस आ जाता है, शॉर्टेस्ट टाइम में वो मीन पोजीशन पे वापस आ जाता है और ऑसिलेट नहीं करता। ओवर डैम्पिंग में ये है कि उसे काफी टाइम लगता है, लॉन्गेस्ट टाइम लेता है वो वापस आने में, ये भी ऑसिलेट नहीं करता। यानी क्रिटिकल डैम्पिंग और ओवर ओवर डैम्पिंग में दोनों में सिस्टम जो है वो ऑसिलेट नहीं करता। आप उसको डिस्प्लेस करते हैं मीन पोजीशन से, आप यहाँ से ले गए एक्सट्रीम पे, और जब आपने छोड़ा तो क्रिटिकल डैम्पिंग में वो शॉर्टेस्ट टाइम में वापस आ जाएगा अपने मीन पोजीशन पे और ऑसिलेट नहीं करेगा। लेकिन ओवर डैम्पिंग में जब आप उसे छोड़ेंगे तो वो आएगा मीन पोजीशन पे, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लेके वापस आएगा। ये सिर्फ डिफरेंस है, शॉर्टेस्ट टाइम में ये वापस आ जाता है, ये लॉन्गेस्ट टाइम में आ जाता है। दोनों ऑसिलेट नहीं करते, डजंट ऑसिलेट, दोनों ऑसिलेट नहीं करते। सिर्फ आपकी ऑसिलेशन जो है वो अंडर डैम्पिंग में है या लाइट डैम्पिंग में है, लेकिन उसमें यह है कि आपका जो एम्पलीट्यूड है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता रहता है। तो ये था जी हमारा यूनिट नंबर 7 जो कि हमने कंक्लूड कर दिया। कल सैटरडे इंशाल्लाह हम टेस्ट कंडक्ट करेंगे यूनिट नंबर 5, 6 और 7 का, फिर देखेंगे कि क्या कहीं ज्यादा बर्डन तो नहीं होता आप पे।